देखो लड़की, हम खाकी वर्दी वाले कभी कोई काम मुफ्त में नहीं करते। कानून की किताबें मेरे हाथ में हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हारे भाई को फांसी के फंदे तक ले जाऊं और चाहूँ तो कल सुबह वह आज़ाद परिंदा बनकर घर लौट जाए। बस एक बार तुम मेरा दिल बहला दो, फिर देखो मेरा कमाल। मैंने उस पत्थर दिल इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में झांका। वहाँ दया नहीं बल्कि एक हवस की भूख थी। अपनी मजबूरी और भाई की जिंदगी के आगे मैंने घुटने टेक दिए। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मेरे बालों का क्लिप खोल दिया। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। वह बोला, मैंने सुना था कि बहनें भाइयों के लिए अपनी जान दे देती हैं। आज देख भी लिया कि तुम क्या कर सकती हो। इतना कहकर उसने मेरा दुपट्टा खींच दिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसने उस रात अपनी हर मनमानी की और मुझे रूह तक जख्मी कर दिया। लेकिन जैसे ही आधी रात के बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम सानिया है। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। मेरी उम्र 24 साल है। हम चंडीगढ़ के एक छोटे से मोहल्ले में रहते हैं। मेरा कज़िन रोहन 26 साल का है और वो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाता था। वह जब देखो हमारे घर मेरे भाई आर्यन जो 21 साल का था उसके पास मंडराता रहता है। आर्यन भोला था और वह रोहन को अपना सब कुछ मानता था। जैसे ही रोहन घर आता है, आर्यन का हुक्म शुरू हो जाता है। सानिया जल्दी से बढ़िया सी चाय बनाओ, रोहन भाई के लिए पकोड़े तल दो, थोड़े कबाब बना दो। मैं रसोई में पसीने से तरबतर काम करती रहती और वो दोनों कमरे में ठहाके लगाते। मैंने कई बार आर्यन भाई से कहा, भाई मुझे रोहन की नीयत अच्छी नहीं लगती, आप उसे हर समय अपने साथ मत रखा करो। लेकिन भाई मुस्कुराकर टाल देते, अरे छोटी, वह मेरा जिगरी यार है, बचपन का साथी है हमारा, तो तू फालतू में शक मत किया कर। रोहन की नज़रें वाकई गंदी थीं। जब मैं किचन में अकेली होती तो वह दबे पांव पीछे आ खड़ा होता और अचानक चिल्लाकर मुझे डरा देता। मैं डर कर पीछे हटती तो अक्सर उससे टकरा जाती और वह बेहुदा तरीके से हंसने लगता। मैंने अम्मी अब्बू से भी शिकायत की, पर सब यही कहते, जैसे आर्यन है वैसे ही रोहन है, आखिर भाई ही तो है तुम्हारा। एक शाम मैं चाय लेकर आर्यन भाई के कमरे की तरफ गई। कमरे से सिगरेट की तेज गंध आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा अंदर सिर्फ रोहन बैठा था। टीवी पर निहायत ही घटिया और अश्लील फिल्म चल रही थी। मुझे देखकर भी उसने चैनल नहीं बदला। मैंने दहलीज पर खड़े होकर पूछा, आर्यन भाई कहाँ हैं? रोहन ने धुएं का छल्ला उड़ाते हुए कहा, यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे, वह किसी दोस्त से बात करने बाहर गली में गया है। तुम अंदर क्यों नहीं आती? चाय यहाँ मेज पर रख दो। मैं अंदर नहीं जाना चाहती थी, पर उसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर खींचने की कोशिश की। वह बोला, सानिया, तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो गई हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी हसीन निकलोगी। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने अपना हाथ झटके से छुड़ाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। मैंने चिल्लाकर कहा, घटिया इंसान, मैं तुम्हें भाई समझती थी, आज के बाद अगर मेरे करीब आए तो भाई को सब बता दूंगी। मैं रोती हुई वहां से निकल गई। बाद में जब वह किचन में आया तो उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह भटक गया था। मुझे लगा शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैंने भी बात ख़त्म कर दी। कुछ हफ्तों बाद भाई की हरकतें बदल गईं। वह रात को देर से घर आने लगे। एक रात जब मैंने 2 बजे दरवाज़ा खोला तो भाई का चेहरा सफ़ेद पड़ा था। उनके हाथ में एक लेडीज़ पर्स था। वह भागकर अपने कमरे में गए और अलमारी में कुछ छुपाने लगे। जब मैंने उनसे सच पूछा तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया, सानिया, रोहन के उकसाने पर हम रात को नकली पिस्तौल लेकर लोगों को डराते थे और उनसे पैसे छीनकर पार्टी करते थे। पर आज जब मैंने एक बाइक सवार जोड़े को रोका तो उस आदमी ने मुझसे पिस्तौल छीनने की कोशिश की। उसी छीना झपटी में गोली चल गई। मुझे नहीं पता था कि रोहन ने आज असली पिस्तौल रखी है।
वह आदमी वहीं मर गया। सानिया, मैंने कत्ल कर दिया। अभी हम बात ही कर रहे थे कि पुलिस ने घर पर धावा बोल दिया। इंस्पेक्टर विक्रम ने भाई को गिरफ्तार कर लिया और अलमारी से पर्स और पिस्तौल बरामद कर ली। इसी सदमे में मेरे अब्बू को दिल का दौरा पड़ा और वे हमें छोड़कर चले गए। हमारा घर शमशान बन गया। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे अपने केबिन में बुलाकर वही गंदी शर्त रखी। भाई को फांसी से बचाने के लिए मैंने अपनी आबरू दांव पर लगा दी। उस रात इंस्पेक्टर ने मुझे रूह तक तोड़ दिया था। लेकिन जब इंस्पेक्टर कमरे से बाहर गया और रोहन अंदर आया तो उसने हंसते हुए पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, याद है वो थप्पड़? ये सब मेरा नाटक था। ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई मरा। वो पिस्तौल भी मेरी थी और वो बाइक सवार जोड़ा भी मेरे ही आदमी थे। मैंने जानबूझकर आर्यन को फंसाया ताकि मैं तुम्हें यहाँ तक ला सकूं। ये इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है। इसे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी तो इसकी नीयत भी ख़राब हो गई। अब तुम कहीं की नहीं रही। रोहन की बातें सुनकर मेरे अंदर की औरत जाग उठी। बगल में रखा लोहे का एक भारी फूलदान मैंने उठाया और पूरी ताकत से रोहन के सिर पर दे मारा। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। मैंने तब तक वार किए जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गईं। फिर मैं बाहर निकली और उस दरिंदे इंस्पेक्टर को भी उसी मौत के घाट उतार दिया। मेरा भाई बरी हो गया क्योंकि वे सब एक साजिश थी, लेकिन मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई। मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैंने उन भेड़ियों को सज़ा दी जिन्हें कानून कभी सज़ा नहीं दे पाता। फांसी की सज़ा उम्र कैद में बदल गई थी और जेल की सलाखों के पीछे सानिया ने अपने जीवन की 7 लंबे साल बिताए। इन 7 सालों में वह सानिया मर चुकी थी जो डरती थी, जो रोती थी। अब जो बाहर निकलने वाली थी वह फौलाद से बनी एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए शैतानों का अंत किया था। उसके भाई आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने शहर के सबसे बेहतरीन वकीलों की मदद से केस को फिर से खुलवाया। ये साबित हुआ कि सानिया ने जो कुछ भी किया वह आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस और अत्यधिक उकसावे के कारण किया था। कानून ने सानिया के साथ हुए अन्याय को समझा और अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सज़ा कम कर दी गई। जब सानिया जेल के भारी लोहे के दरवाजे से बाहर निकली तो सामने आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह दौड़कर सानिया के गले लग गया। मुझे माफ़ कर देना सानिया, मेरी एक नादानी ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आर्यन सुबकते हुए बोला। सानिया ने उसके आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, बीता हुआ कल एक राख है आर्यन। अब हमें एक नया घर बनाना है जहाँ डर की कोई जगह न हो। सानिया ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह शिमला छोड़कर एक नए शहर चंडीगढ़ आ गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और निर्भया फाउंडेशन नाम से एक संस्था शुरू की। ये संस्था उन लड़कियों की मदद करती थी जो सामाजिक दबाव, ब्लैकमेलिंग या रोहन और विक्रम जैसे दरिंदों का शिकार होती थीं। वह अब केवल सानिया नहीं थी, वह उन हज़ारों लड़कियों के लिए दीदी बन चुकी थी जिन्हें समाज चुप रहने की सलाह देता था। उसने मार्शल आर्ट सीखा और अपनी संस्था की लड़कियों को भी आत्मरक्षा के गुण सिखाए। एक शाम अपनी संस्था के दफ्तर में बैठी सानिया अपनी डायरी में लिख रही थी, मर्दों को बनाया यह समाज शायद कभी पूरी तरह नहीं बदलेगा, लेकिन एक औरत अगर ठान ले तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। मैंने अपनी कीमत चुकाई, लेकिन उस कीमत के बदले मैंने जो आज़ादी ख़रीदी है वह अनमोल है। आर्यन अब एक ज़िम्मेदार इंसान बन चुका था और एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। दोनों बहन भाई ने मिलकर अपनी माँ का ख्याल रखा। सानिया ने फिर कभी किसी को अपने बालों को छूने की इजाज़त नहीं दी, ना ही किसी को अपने मुस्कान छीनने दी। उसने साबित कर दिया कि अगर कोई उसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो वह टूटकर बिखरेगी नहीं, बल्कि एक नया इतिहास रचेगी। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।